जापान एक ऐसा देश जिसे हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का लीडर मानते हैं। और न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में बल्कि जापान अपनी हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स, नो क्राइम रेट और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए बहुत पॉपुलर है। जापान एक ऐसा देश है जिससे बाकी के देश सीखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि जापान का एक ऐसा राज है, एक ऐसी डार्क रियलिटी है जो हमेशा हम सबसे छुपाई जाती है। स्वागत है आपका दोस्तों आज की शानदार वीडियो में, जहां हम सच की रोशनी फैलाते हैं और जिज्ञासा की अग्नि को भड़काते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर हमेशा हमें जापान की चमकती तस्वीर और वहां के खिलखिलाते चेहरे ही दिखाए जाते हैं, लेकिन जापान में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ही परेशान और बेबस हैं। लेकिन क्या है इनकी परेशानी के पीछे की वजह, और आखिर क्या है जापान का वो राज जो अब तक हमसे दूर है? आज की वीडियो में हम इसी राज को बेपर्दा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो जापान की बात करने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1980 में जब जापान तरक्की के मामले में अपने शिखर पर था, हर तरफ जापान का ही राज था। बात तो यहाँ तक होने लगी थी कि जापान ही अगला सुपर पावर बनेगा और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। अब बातें हो भी क्यों ना, बीते कुछ सालों से जापान ने कामयाबी के सारे लेवल्स ही तोड़ डाले थे। यहाँ तक अमेरिका भी अब काफी परेशान होने लगा था, क्योंकि पूरे वेस्टर्न इकोनॉमी में जापान की इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। हर तरफ जापान के ही प्रोडक्ट्स दिखते थे, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी। जापान के लोग बहुत खुश रहा करते थे, क्योंकि सभी को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से निकलकर उन्हें एक सिक्योर जॉब मिल ही जाएगी जो लाइफ टाइम रहेगी। लिटरली 1990 तक तो जापान दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई थी। स्टॉक मार्केट अपनी पीक पर था, बैंक में भर भर के पैसा बन रहे थे, लोन पर लोन दिए जा रहे थे, और लोन लेना तो इतना आसान हो गया था कि लोन फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करना जरूरी नहीं समझा जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा वक्त नहीं चलता, तो बस इसी बीच या 1990 से 91 के बीच जापान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे जापान की इकोनॉमी पे काफी असर पड़ने लगा। दरअसल 1990 से 91 के बीच जो स्टॉक्स अपने पीक पर हुआ करते थे, अचानक ही उनमें 43% तक की गिरावट हो गई। रियल एस्टेट के प्राइस भी 50% तक गिर गए, और ये सब जापान की गलतियों की वजह से ही हो रहा था। दरअसल जैसा कि हमने आपको बताया कि बैंक भर भर के लोगों को लोन दे रही थी और पूरी फॉर्मेलिटी करना भी जरूरी नहीं समझ रही थी। बस इसी का फायदा उठा के कई लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज खोल तो ली, लेकिन समय के साथ वो चल नहीं सकी, जिस वजह से बाद में जाके बंद हो जाती थी और फिर वो ऐसे ही पड़ी रहती थी। जापान की हालत अब इतनी बेकार हो गई थी कि कोई भी बड़ी कंपनी जापान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब तक जापान के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उतना बुरा नहीं था, बल्कि अब कुछ ऐसा भी होने वाला था जिससे जापान के पूरी एक जनरेशन को उसका भुगतान करना पड़ा। दरअसल दोस्तों, जापान में कॉरपोरेट सेक्टर की एक बहुत अजीबोगरीब परंपरा है। जापान में नौकरी पाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम शिशुको कत्सुदो है। नौकरी पाने के लिए हर उस इंसान को ये प्रोसेस करना ही पड़ता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे ज्यादा, चाहे उसे उच्च पोस्ट पर नौकरी करनी हो या कोई भी। इस प्रोसेस के रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे हर किसी को एक या दो ही नहीं बल्कि कई सारे इंटरव्यूज का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको पहली बार में जॉब नहीं मिलती तो आपको पूरी जिंदगी अब कोई जॉब नहीं मिलेगी, और कहीं आपको एक जॉब मिल भी जाती है तो पूरी जिंदगी आपको वही जॉब करनी पड़ेगी, यानी स्विच करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये कोई रूल भी नहीं है, बल्कि ये एक परंपरा है जिसे लोग इतना ज्यादा मानते हैं कि अगर किसी ने जॉब छोड़ दी तो उसे दोबारा जॉब नहीं मिलती। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि कंपनीज फ्रेशर्स को ही हायर करना पसंद करती है, यानी जॉब मिले चाहे ना मिले, दिक्कत दोनों में ही है। अब ऐसे में दोस्तों, सन 1990 में जब जापान की कंपनीज लगातार बंद हो रही थी और लगातार स्टॉक्स के प्राइस नीचे गिर रहे थे, तभी जापान की सभी कंपनीज ने हायरिंग अगले 13 सालों के लिए बंद कर दी। यानी जहां कंपनीज फ्रेशर्स को हायर कर रही थी, अब उन्होंने भी वो बंद कर दिया था।
जिस वजह से पूरी एक जनरेशन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि जो लोग हायरिंग के लिए अपनी पूरी तैयारी करके बैठे थे, जब उन्हें घर पर ही बैठना पड़ा और अगले 13 साल बाद जब कंपनी ने हायरिंग शुरू भी की, तो तब तक वो जनरेशन की एज 30 से 40 हो चुकी थी। और फिर क्या, कंपनीज तो वैसे भी फ्रेशर्स को ही लेती थी, तो इन लोगों को वैसे भी अब कोई मौका नहीं मिलने वाला था। इस पूरी जनरेशन को द लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान कहा जाता है। इस जनरेशन के लोग न इधर के न उधर के। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कम पैसे वाली नौकरी में किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, और कुछ लोग तो अपने माता पिता पर ही डिपेंड हैं। कुछ लोग तो इस बात से निराश और परेशान होके लोगों से अपने आप को इतना दूर कर लिया है कि अब वो किसी के साथ भी रहना और घुलना मिलना पसंद नहीं करते। वो इतने डिप्रेस्ड हो चुके हैं जिसकी वजह से उन्होंने शादी भी नहीं की। कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया। और इससे एक परेशानी ये भी है कि जिन लोगों को आज काम करना चाहिए, वो पैसा मार्केट में आना चाहिए, वो आ ही नहीं पाया, जिससे इकोनॉमी पे और ज्यादा असर पड़ा। जापान की ये साइड वाकई बहुत ज्यादा निराशजनक है। ऐसा नहीं है कि जापान की गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ नहीं किया। जापान की गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, लेकिन सारे सॉल्यूशंस फेल हो गए, कुछ भी काम नहीं किया। और ये सब जापान के एक ऐसे अजीबोगरीब परंपरा के वजह से हुआ जो अगर जापान चाहे तो उसे हटा सकता है। जापान की इस डार्क रियलिटी के बारे में आपका क्या सोचना है? अपने व्यूज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।